हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रियम्बल। हमारा प्रियम्बल, जिसे अक्सर हम कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रिंसिपल्स, फिलॉसफी और ऑब्जेक्टिव्स को हाईलाइट करता है। अगर प्रियम्बल के आइडिया की बात करें तो ये जो है ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। लेकिन अगर इसके लैंग्वेज की बात करें, मतलब ये जो प्रियम्बल है, आई होप आपने कभी ना कभी इसे पढ़ा ही होगा और बहुत लोगों को ये याद भी होगा। तो ये जो है इसका जो लैंग्वेज है ये ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, तो ये जो प्रियम्बल है ये क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं कि हमारे जो संविधान निर्माता जो थे उनका क्या क्या मतलब एस्पिरेशंस था लोगों से। तो इसका एक ब्रीफ बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन इस छोटे से कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैन इसमें देख सकते हैं कि ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ से वी से स्टार्ट किया गया है। तो वी से स्टार्ट करने का अर्थ है कि हमारे जो संविधान का जो अल्टीमेट सोर्स है वो क्या है, मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो ही है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि सोर्स जो है वो प्रियम्बल का क्या है, द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब क्या है कि इसमें जो है नेचर बताया गया है संविधान का, क्या नेचर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वर्ड्स है, सॉवेरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारा जो वर्ड है ये संविधान का जो है वो नेचर को बता रहा है कि हमारा संविधान कैसा है। ठीक है, अगर इन वर्ड्स को देखें तो जो पहला वर्ड है वो है सॉवेरन। तो सॉवेरन करने का मतलब क्या है कि हम मतलब हमारा जो संविधान है वो बताता है कि इंडिया जो है एक फुली इंडिपेंडेंट कंट्री है। ठीक है, फुली इंडिपेंडेंट मतलब कोई भी बाहरी ताकत चाहेगा कि इसके यहाँ के जो लॉज है, पॉलिसीज़ है या डिसीजंस है उसको जो है उसमें अगर वो हस्तक्षेप करेंगे तो वो इंडिया जो है वो बोलता है कि कोई भी बाहरी ताकत ऐसा नहीं कर सकता है, हम बिल्कुल सॉवेरन है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक सेकेंड, ये देख सकते हैं। तो जो पहला जो वर्ड है तो बोल सकते हैं हमारा संविधान का जो नेचर है वो कैसा है, सॉवेरन है। फिर दूसरा जो वर्ड है वो है सोशलिस्ट। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सोशलिस्ट वर्ड आया है। तो अब सोशलिस्ट, एक सेकेंड, तो ये जो सोशलिस्ट वर्ड है ये पहले हमारे संविधान में नहीं था। ठीक है, इसे जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में इसे जोड़ा गया। ठीक है, तो ये जो है ये इमरजेंसी का टाइम था। तो सोशलिस्ट जो वर्ड है इसको समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सोशलिस्ट बताता है कि हमारे जो कंट्री का कमिटमेंट है मतलब सोसाइटी की तरफ कि वेल्थ और रिसोर्सेज जो है वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ठीक है, तो इसलिए सोशलिस्ट वर्ड का यूज़ किया गया है। जैसे हमारा जो कंट्री है वो यहाँ पे प्योर सोशलिज्म फॉलो नहीं करता है, इंडिया जो है वो प्योर सोशलिज्म फॉलो नहीं करता है। जैसे कि यूएसएसआर है, ठीक है, ये प्योर सोशलिस्ट कंट्री है। मतलब कि क्या है कि जितना भी वहाँ का रिसोर्सेस है यूएसएसआर में वो फुली जो है वो गवर्नमेंट जो है या स्टेट कंट्रोल करती है। अगर लेकिन इंडिया की बात करें तो यहाँ जो है ऐसा नहीं है कि सारा रिसोर्सेज जो है वो फुली जो है वो गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही है। यहाँ पे हम पब्लिक सेक्टर भी देख सकते हैं प्लस प्राइवेट सेक्टर भी देख सकते हैं। तो पब्लिक सेक्टर के थ्रू गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जो है यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है या फिर उसे मतलब नैरो किया जाए, गैप मतलब जो रिच और पुअर के बीच का जो गैप है उसे नैरो किया जाए। साथ ही ऐसा सोशल जस्टिस जो है उसे इस्टेब्लिश करने का बात किया गया है। तो ये जो है सोशलिस्ट वर्ड आपको समझ में आया होगा। थर्ड जो है वो है सेकुलर। तो जैसे सोशलिस्ट वर्ड जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया, वैसे ही सेकुलर वर्ड भी 42nd अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया है। ठीक है, तो अब सेकुलर करने का मतलब क्या है कि हमारे स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। कहने का अर्थ है कि सेकुलर वर्ड अगर आ रहा है
तो इसका अर्थ है कि हम जो इंडिया जो स्टेट है, यहाँ पे कोई भी रिलीजन जो है वो ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। साथ ही जो भी रिलीजन है उसको यहाँ के लोग जो है इक्वली जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो ये अगर इस चीज़ को अगर आर्टिकल वाइज में देखें तो हमने जो है जो फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था तो वहाँ पे भी पढ़ा था कि जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है। ये आर्टिकल 25 जो है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। फिर आर्टिकल 14 और 15 जो है किसी भी मतलब सिटीजन्स को सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से सेकुलर वर्ड जो है ये बताता है। ठीक है, अब सेकुलर वर्ड में अगर टाइप्स देखें सेकुलर की, तो सेकुलर नहीं, रिलीजन की अगर टाइप देखें कि जैसे कि एक होते हैं एथिस्ट ग्रुप, कुछ कहलाते हैं थियोक्रेटिक, और तीसरे होते हैं सेकुलर। ठीक है, तो एथिस्ट जो है वो बोलते हैं कि भगवान जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, और थियोक्रेटिक बोलते हैं कि रिलीजन, और थियोक्रेटिक मतलब जो भी कंट्री होता है वहाँ पे क्या है कि स्टेट और रिलीजन जो है क्लोजली रिलेटेड होते हैं। जैसे कि वेटिकन सिटी में हम देख सकते हैं। वही सेकुलर का भी हमने मीनिंग जो है वो देखा। तो सेकुलर जो है एक काफ़ी वास्ट वर्ड है। तो यहाँ पे एथिस्ट ग्रुप मतलब जो कि भगवान को नहीं भी मानते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं, मतलब स्टेट जो है वहाँ कोई भी पाबंदी नहीं लगाएगी। ठीक है, या फिर कोई अगर भगवान को मानना चाहता है तो वो मान सकता है। ठीक है, तो ये हो गया सेकुलर वर्ड का मीनिंग। अब जो फोर्थ है वो है डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक जो वर्ड है वो क्या बोलता है कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट होगी वो इलेक्टेड बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक जो है ये बोलता है कि यहाँ के जो गवर्नमेंट को लोग इलेक्ट किया जाएगा, एक तो बाय द पीपल मतलब पीपल ही उसे इलेक्ट करेंगे, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल होगा। ठीक है, अब क्या है कि अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो वर्ल्ड में दो तरह का डेमोक्रेसी देखने को मिलता है। एक तो होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो डायरेक्ट पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आपने सुना होगा रेफरेंडम आता है, ठीक है, तो रिकॉल आता है। तो ये सारा जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का उदाहरण है। मतलब कोई भी पॉलिसी अगर बनाया जा रहा है तो वहाँ पे लोगों से राय पूछा जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट पॉलिसी जो होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होता है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ इंडिया में लोग जो है वो रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते हैं, फिर वो लोगों के बिहाफ पे रूल बनाते हैं। तो हमारे कंट्री में इसी सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो अगर पूछा जाएगा कि इंडिया क्या एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है या फिर इनडायरेक्ट, तो कह सकते हैं इंडिया एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं जैसे यहाँ पे जो लोग हैं वो एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, सॉरी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू जो है वो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते हैं। तो ये जो है ये आर्टिकल 326 में देखने को मिलता है। तो डेमोक्रेटिक वर्ड भी हो गया। अब अगला जो वर्ड है वो है रिपब्लिक। यहाँ पे देख सकते हैं रिपब्लिक। तो ये जो रिपब्लिक वर्ड है ये बोलता है कि यहाँ हेड ऑफ द स्टेट है, उनको इलेक्ट किया जाएगा, वो हेरिडेटरी पोजीशन नहीं होगा। ठीक है, रिपब्लिक जो है वो बोलती है कि हेड ऑफ द स्टेट है, उसे क्या होगा, इलेक्ट किया जाएगा, वो हेरिडिटरी नहीं होगा। जैसे हम देखेंगे हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उन्हें चूज़ किया जाता है। ठीक है, ऐसे तो हम डायरेक्ट देखेंगे, जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि डायरेक्ट जो है हम लोग उसे चूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हमारे बैठाए हुए जो रिप्रेजेंटेटिव है पार्लियामेंट में तो वो उन्हें चूज़ करते हैं। तो ये जो है ये रिपब्लिक का बोल सकते हैं एक रिपब्लिक का जो है बोल सकते हैं एक पहचान है। ठीक है, तो ये सारा जो वर्ड देखा हमने ये क्या है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को बता रहा है। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो यहाँ जो सारे वर्ड्स देख रहे हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारा क्या है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव है उन्हें हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारा नेचर बता रहा है और ये सारा जो है ऑब्जेक्टिव बता रहा है। तो जो पहला वर्ड है वो है जस्टिस। ठीक है, तो
यहाँ पे जो है किस तरह की जस्टिस का बात किया गया है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये देख सकते हैं कि हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि हर मतलब जो भी लोग होंगे उनको किसी भी आधार पे मतलब भेदभाव जो है उनके साथ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो चाहे कास्ट के बेसिस पे हो, रिलीजन के बेसिस पे हो, या फिर वेल्थ या वेल्थ का मतलब बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो ये सारा वहाँ पे जस्टिस को फॉलो करके किया जाता है। या फिर पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो सबको इक्वल पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता है, ठीक है। तो ये जो जस्टिस जो है, ठीक है, तो ये हमारे मतलब रशियन रिवॉल्यूशन से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। तो ये जो है शायद आपने रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ा भी होगा, तो वहाँ पे जो है वो जस्टिस को लेकर ही लड़ाई था। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो जस्टिस जो वर्ड है ये रशियन रिवॉल्यूशन से जो है इंस्पायर्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो जस्टिस, अब वर्ड तो बोल दिया गया पर ये किन आर्टिकल्स के थ्रू दिया गया, तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो पार्ट 3 और पार्ट 4 है। पार्ट 3 में हमने देखा फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, और पार्ट 4 में डीपीएसपीज। तो इनके थ्रू जो है जस्टिस जो है यहाँ के लोगों को देने का कोशिश किया गया। तो पार्ट 3 में जैसे हमने पढ़ा है फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 से 18 के बीच में जो है राइट टू इक्वालिटी का बात किया गया है, राइट टू इक्वालिटी, जहाँ पे जो है तरह तरह से लोगों को इक्वालिटी एक तरह से दिया गया है, ठीक है, जाति के आधार पे, कानून के आधार पे, नौकरी या फिर या छुआछूत, इससे रिलेटेड इसमें जो आर्टिकल्स है वो सारे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये जो है जस्टिस वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला जो वर्ड है वो है लिबर्टी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लिबर्टी वर्ड है ये भी हमारे संविधान निर्माताओं के ऑब्जेक्टिव को हाईलाइट कर रहा है। तो यहाँ पे थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इनके लिबर्टी का बात किया गया है। तो ये जो है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड है। और लिबर्टी जो है ये जब हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था तो लिबर्टी के बारे में काफ़ी डिटेल में जाना था। तो ये हो गया लिबर्टी का अर्थ। फिर अगला जो है वो है इक्वालिटी वर्ड, ठीक है, इक्वालिटी। तो इक्वालिटी वर्ड जो है ये बताता है कि यहाँ पे जो है सब लोग जो है उनको इक्वल ट्रीट किया जाएगा या फेयरली ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जैसे आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे जो है ये इक्वालिटी को हाईलाइट करता है। ये सारा जो है वो फंडामेंटल राइट्स में हमने पढ़ा था। तो ये हो गया। फिर अगला है फ्रैटर्निटी। तो फ्रैटर्निटी जो है वो बोलता है कि यहाँ के मतलब लोगों के बीच में एक तरह से सेंस ऑफ ब्रदरहुड विकसित करने के लिए ये हमारा संविधान जो है इसके लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये फ्रैटर्निटी को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या किया गया है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो ऐड किया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये भी हमने पढ़ा, ये हमारे आर्टिकल की 51A में देखने को मिलता है। और इसे जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये हो गया फ्रैटर्निटी। फिर यहाँ पे लास्ट में दिया गया है कि जो है इसे कब जो है वो अडॉप्ट किया गया, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। अगर यहाँ पे ये देखिए ये जो कुछ डेट्स हैं ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस का डेट है। अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है कि जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो उस समय क्या था कि एक तरह से कुछ ड्राफ्ट बनाया गया कि क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है जो है वो नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया। तो ये जो डेट है वो 1946 का टाइम था। फिर जो है इसे अडॉप्ट किया गया 1947 में। तो प्रियम्बल का जो बेस है बोल सकते हैं या ब्लूप्रिंट जो है वो इसी से लिया गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो बना था कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के पहले तो इसी से लिया गया है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस में जैसे कुछ मेंशन किया गया है कि ऑल पावर डेराइव्ड फ्रॉम पीपल। तो अभी हमने देखा कि जब प्रियम्बल में देखा कि प्रियम्बल स्टार्ट ही हो रहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे जो है फॉलो किया गया। फिर सॉवेरेनिटी की बात किया गया, ठीक है। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये सब पहले से मेंशन किया गया था, ठीक है।
अब इसमें एक चीज़ रह गया कि कुछ मतलब प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ केस हैं, तो उनको समझेंगे। इससे रिलेटेड जो है वो 3 केस काफ़ी फेमस है। पहला जो है वो है बेरूबारी केस 1960 का। दूसरा जो है वो है केशवानंद भारती केस, ठीक है। ये कोई भी पर्सन अगर पॉलिटी पढ़ रहा है तो आपने ये केस के बारे में स्टडी ज़रूर किया होगा, ठीक है। तो तीसरा जो है वो है LIC ऑफ इंडिया केस, ठीक है। तो इसमें जो ये वाला केस है केशवानंद भारती केस, ये काफ़ी फेमस है। अब इसमें हम केस क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब समय समय पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है जो भी लिखा गया है तो उसको सही तरीके से इंटरप्रिटेट करने के लिए, या फिर उससे सही तरीके से लागू हो रहा है नहीं, या फिर उसका जो मीनिंग है वो गलत तो नहीं लिया जा रहा है, तो फिर उससे रिलेटेड अगर कोई केस आता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसे फिर देखती है। तो जो पहला केस है वो है बेरूबारी केस, ठीक है। तो बेरूबारी जो है अगर इसके थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखेंगे तो ये क्या है कि जो बांग्लादेश के और जो हमारा वेस्ट बंगाल है, मतलब उसके वेस्ट बंगाल के बोल सकते हैं, ईस्ट में है, और बांग्लादेश के वेस्ट में, तो वहाँ पे बेरूबारी नामक एक जगह था। तो जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब डिमार्केट किया गया, जब दो कंट्री बनी और उनके बीच जो लैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो ये बेरूबारी वाला जो जगह है वो गलती से छूट गया, ठीक है। तो इसको लेकर जो है फिर आगे जाके फिर कुछ मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ। उस समय नेहरू जी थे, नेहरू और नून के बीच एक समझौता हुआ था, ठीक है। तो उसमें जो भी मतलब बातें की गई, तो उससे रिलेटेड फिर वो जो केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया, और वहाँ पे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि कोई भी अगर इंडियन का टेरिटरी है उसको अगर ट्रांसफ़र करना है, जैसे बेरूबारी वाला जो टेरिटरी है उससे ट्रांसफ़र को लेके बात जो चल रहा था, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उसे ट्रांसफ़र करना है तो उसे सिंपल लॉ के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। उसमें क्या होता है फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, हमारा जो संविधान है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का बात करता है, ठीक है। तो ये जो है आर्टिकल 368 के थ्रू होता है, मतलब ये बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट कि सिंपल लॉ के थ्रू आप जो है इंडियन टेरिटरी का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ये किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ये जो जजमेंट है ये बताएगा कि प्रियम्बल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है, और प्रियम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता। ये जब हम केस से रिलेटेड सारा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अभी बस ये याद रखना है कि ये प्रियम्बल से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, तो अभी शायद आपको क्लियरली समझ में नहीं आए। फिर दूसरा जो है वो है केशवानंद भारती केस, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस जो है अगर ब्रीफ में समझे तो ये जो है ये मतलब केरला जो स्टेट है वहाँ के गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहाँ पे लैंड एक्विजिशन कुछ रूल्स बनाए। तो रूल्स बनाए तो उसमें उसके थ्रू क्या किया गया कि कुछ जो ज़मीन था वो केशवानंद वहाँ पे एक मठ था, तो वहाँ पे उनके जो हेड थे वो थे केशवानंद भारती जी। तो इन्होंने मतलब इनका ज़मीन भी जो है वो जब केरला गवर्नमेंट ने जो लैंड एक्विजिशन रूल बनाया तो इनका ज़मीन भी जो है वो सरकार जो है वो एक्वायर कर रही थी, ठीक है। तो फिर इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट चले गए और इनका पक्ष था कि ये जो है मतलब लैंड जो है वो सरकार एक्वायर नहीं कर सकती है, क्योंकि ये इनका फंडामेंटल राइट है। तो फिर क्या हुआ कि इससे रिलेटेड काफ़ी लंबा केस चला, और इसमें जो है लगभग 13 जजेस का पैनल बना, और ये काफ़ी लंबा चलने वाला एक केस था। और इस केस में जो है स्टेट ऑफ केरला जो है वो जो है उसने केस जीता, लेकिन ये काफ़ी कांटे के टक्कर का एक केस था। इसमें 7-6 से जो है मतलब 7 लोगों ने स्टेट ऑफ केरला को के तरफ वोट दिया, और 6 मतलब सुप्रीम कोर्ट जजेस ने इनकी तरफ फैसला दिया। तो चूँकि इनका नंबर ज़्यादा था तो ये जीत गई। तो इसमें मतलब इस केस के थ्रू जो है ये बताया गया कि प्रियम्बल जो है उसे
अमेंड किया जा सकता है। जैसे बेरूबारी केस में देखा था कि प्रेम्बल को वहाँ बताया गया कि अमेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन जब ये वाला केस चला तो फिर बाद में निष्कर्ष निकला कि प्रेम्बल को अमेंड किया जा सकता है। लेकिन ये चीज़ भी यहाँ पे मतलब बताया गया कि इसके बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है। फिर आगे इसे जब हम जब केसेस से रिलेटेड जब लेक्चर्स आएगा तो इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, फिर अगला जो है इससे रिलेटेड जो केस है वो LIC ऑफ इंडिया 1995 का है। तो इसमें जो है मुख्य जो बात निकल के आया वो कि प्रेम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो आज हमने जो है वो प्रेम्बल को जाना। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।